नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 5 डेली क्वेश्चन सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही असरदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। इससे मैं आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड वो दूर करूंगा। इस 5 क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ हम इसके आंसर्स नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो जानेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं बताऊं, बायोलॉजी में जितने क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट आप देखते होंगे याद करने की चीज़ें उसमें ज़्यादा होती है, पर यहाँ जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छाटे हैं ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इसमें समझाने की चीज़ें हैं, वो आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ही शानदार लगेंगे। और इसका भी मैं आपको कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बीएचयू एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेगा। और ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने जो बनाए हैं ये बीएससी एजी, बीएससी बायो और बीएससी नर्सिंग तीनों के लिए जरूरी है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बीएससी एजी, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा बीए आर्ट्स सोशल, बीए एलएलबी, एलएलबी, इन कोर्सेज के लिए हमारे पास ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करूं, आप इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप 5 क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 100 सीड्स। तो देखिए सीड के बनने के लिए क्या जरूरत है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों जरूरत है। और हमें कितने सीड बनाने हैं, 100। तो क्या हमें चाहिए होगा 100 सीड के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 100 ही मेल गैमेट चाहिए होंगे और 100 ही फीमेल गैमेट। ये समझ में आ गया, क्योंकि सीड में दोनों का ही रोल है। तो 100 मेल गैमेट और 100 फीमेल गैमेट, तो हमें दोनों ही बना करके देखने होंगे कि 100 मेल गैमेट बनने में कितने डिवीजन रिक्वायर्ड हैं और 100 फीमेल गैमेट बनाने में कितने डिवीजन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेल गैमेट की। तो मेल गैमेट किससे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन भी कहते हैं मेल गैमेट को। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब इसमें एक डिवीजन होता है, जब जानते हैं आप पहला डिवीजन होता है तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें 2 सेल्स बन जाते हैं, फिर मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगा तो 4 सेल बन जाएंगे। तो टोटल इसमें एक जो डिवीजन होगा, जो एक डिवीजन इसमें कंप्लीट होता है तो इसमें टोटल 4 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, 4 मेल गैमेट बन जाते हैं। और अगर अब हम बात करें किसकी, फीमेल गैमेट की, तो वो किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल से वो बनता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, जब पहला डिवीजन होता है, जब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है तो उसमें क्या बनता है, एक मेगास्पोर बनता है, जबकि दूसरा क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। फिर फिर वो फर्दर जब मियोसिस सेकंड उसमें होता है तो वापस इस एक तो डीजेनरेट हो गया और एक जो है जिंदा रहा। फिर दूसरा जैसे उसमें डिवीजन कंप्लीट होता है तो ये क्या हो जाता है, वापस से इस एक का जब डिवीजन होगा तो 2 बनने चाहिए, लेकिन वापस से एक ही बनता है, दूसरा क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो टोटल मिलाकर के मेगास्पोर मदर सेल में एक डिवीजन से सिर्फ एक फीमेल गैमेट हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें एक डिवीजन से कितना मिल गया, मेल गैमेट तो कितने मिले, 4। ठीक है, और फीमेल गैमेट कितने मिले, 1। तो एक डिवीजन हमें कितना देता है, एक डिवीजन हमें देता है 4 मेल गैमेट। ठीक है, 4 मेल गैमेट देता है। और एक डिवीजन हमें कितना देता है, 1 फीमेल गैमेट देता है। ठीक, 1 फीमेल गैमेट देता है। तो देखिए हमें कितने चाहिए, 100 सीड्स के लिए 100 ही मेल गैमेट और 100 ही फीमेल गैमेट चाहिए। तो अगर हमें 100 फीमेल गैमेट चाहिए तो कितने नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे, 100, क्योंकि एक डिवीजन में एक फीमेल गैमेट मिल रहा है। तो 100 के लिए कितना चाहिए होगा, 100। ठीक है, 100 के लिए कितना चाहिए होगा, 100। लेकिन जो 100 मेल गैमेट के लिए हमें कितने डिवीजन चाहिए होंगे, टोटल 25, क्योंकि एक डिवीजन से ही हमें 4 मिल जा रहा है। तो 100 हमें कितने से मिल जाएंगे, 24 × 4, 25 × 4, तो वो कितना हो जाएगा,
देखिए तो 100 अगर हमें चाहिए कितने मेल गैमेट, तो 100/4 करेंगे हम, तो टोटल डिवीजन कितना है 25। ठीक है, तो अगर हमें मेल गैमेट 100 चाहिए तो सिर्फ 25 डिवीजन से ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फीमेल गैमेट 100 चाहिए तो हमें 100 डिवीजन करवाने होंगे। तो लेकिन इसने हमें मेल या फीमेल गैमेट की बात नहीं की है, इसने बात की है किसकी, सीड्स की। तो 100 सीड्स के लिए हमें 100 ही मेल गैमेट चाहिए और 100 ही फीमेल गैमेट चाहिए। तो देखिए 100 डिवीजन से 100 फीमेल गैमेट मिल चुका है और 25 डिवीजन से 100 मेल गैमेट मिल चुका है। तो टोटल कितने डिवीजन हो गए, 100 + 25 इक्वल टू 125। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें छोटी सी कैलकुलेशन थी और जो उसमें थ्योरी हमारी बुक में दिया हुआ है उसको अप्लाई करना था। ठीक है, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले आप ये एक बार वापस से चेक कर लीजिए कि आप समझ पाए इसको। वापस से अगर आप वापस से समझना चाहते हैं, वापस से रिपीट करके एक बार फिर से समझिए, जो मैंने बोला है उस बातों को ध्यान दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच इज इक्वल टू माइटोसिस। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से पूछा गया विच इज इक्वल टू माइटोसिस। ठीक है, कि माइटोसिस के समतुल्य कौन है। ठीक है, उसमें ऑप्शन है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, फिर है थर्ड ऑप्शन बोथ और फोर्थ है नन। तो सबसे पहले देखिए कि माइटोसिस के इक्वल जानने के लिए कि माइटोसिस के इक्वल कौन है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें माइटोसिस जानना होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट को जानना होगा, फिर सेकंड को जानना होगा, तब हम बता पाएंगे कि कौन माइटोसिस के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस में जो फर्क होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले G1 आता है, फिर S जो फेजेज की मैं बात कर रहा हूं, G2 और फिर M आता है। ठीक है, इस टोटल को G1 S G2 को टोटल को मिला करके इंटरफेज बोला जाता है, इसको इंटरफेज बोला जाता है, और इसको और M में मियोसिस होता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो इंटरफेज होता है, इसमें जो कोई भी सेल अपना 90% जो है टाइम स्पेंड करती है। मियोसिस में उसके डिवीजन में टोटल 10% ही टाइम का यूज होता है। अगर मान लीजिए ह्यूमन सेल है जो कि 24 आवर में डिवाइड कर रही है, तो 23 आवर जो टाइम है वो इंटरफेज में गुजार देगी। तो ये इसमें जो G1 होता है, सबको पता है, उसमें सेल क्या करती है, अपने डिवीजन के लिए तैयारी करती है, तो वो लार्ज होती है साइज में। S जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे इस S फेज में ही डिफरेंस आएगा मियोसिस और माइटोसिस के बीच। तो माइटोसिस में क्या हो जाता है, S फेज में, माइटोसिस में क्या हो जाता है, S फेज में डीएनए तो डबल होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, जबकि जो हमारे क्रोमोसोम रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, जबकि मियोसिस में क्या हो जाता है, यही चीज उल्टा हो जाता है। ठीक है, मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो यही चीज उल्टा हो मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो यही चीज जो है, जैसे उसमें डीएनए भी डबल होगा और क्रोमोसोम जो है वो भी डबल हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क होता है माइटोसिस और मियोसिस में। ठीक है, तो अब हम माइटोसिस का थोड़ा सा देखेंगे डायग्राम बना करके, और फिर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 की उससे तुलना करेंगे। ठीक, अब माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या बताया मैंने कि क्रोमोसोम डबल नहीं होते। क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, जो कि सेंट्रोमियर के पास में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, तो और इसी क्रोमोसोम पर डीएनए लिपटा होता है, आप सभी जानते हैं डीएनए इसी पे लिपटा होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हम मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेता हूँ मैं। हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर होते हैं, मतलब 46। तो अगर मैं बात करूंगा माइटोसिस की, तो माइटोसिस में क्या होता है, देखिए माइटोसिस में 4 चीजें आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज को हटाइए, प्रोफेज को मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि प्रोफेज में सभी जानते हैं आपको कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं नॉर्मली क्रोमेटिन के रूप में पड़े रहते हैं, क्रोमेटिन बोला जाता है, इस तरह से ये नेट लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। लेकिन
ये मेटाफेज में ही ये जो प्रोफेज में ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और ये क्रोमोसोम का जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कंडेंस होकर के बनाते हैं। तो प्रोफेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको बताता नहीं हूँ। मेनली मैं आपको मेटाफेज से इसे बताना स्टार्ट करूँगा। तो मेटाफेज में क्या होगा, ये 23 पेयर है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें से मैं कुछ क्रोमोसोम्स के एग्जांपल ले रहा हूँ। 23 पेयर, ठीक, ऐसे 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 ये पेयर मैंने बना दिया, ठीक है, ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों पेयर हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सेंट्रियोल की तरफ से माइटोसिस की मैं ये बात कर रहा हूँ। माइटोसिस में क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट पे ये एक प्लेट पे ये सारे के सारे आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, और यहाँ से जो हमारा टीलोमियर है ये इसको खींचना स्टार्ट करता है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या है, खींचना स्टार्ट हो जाते हैं, और एनाफेज में ये अपोजिट पोल पे जो है ये मूव करने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, इसमें एक दरार बननी स्टार्ट हो जाएगी जो कि टीलोफेज में इस सेल को लगभग 2 भागों में बांट चुकी होती है, और क्रोमोसोम जो है इधर आ चुके क्रोमेटिन के रूप में आ जाते हैं। और फिर ये जो सेल है इसमें साइटोकाइनेसिस होगा और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 2 सेल में ये डिवाइड हो जाती है। तो ये था माइटोसिस। तो हमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखना है, जो स्ट्रक्चर माइटोसिस में दिखा हमें वही स्ट्रक्चर देखना हमें। तो अब मैं बात करूंगा आपसे, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए और इसको डायग्राम बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की। तो आपको देखना है कि कौन जो है इसके जैसा स्ट्रक्चर रखता है। तो मियोसिस 1, क्योंकि देखिए इसमें मैंने माइटोसिस बताया था, क्रोमोसोम्स हमारे 23 पेयर हैं, तो 23 पेयर ही रहेंगे, ठीक है। उसके नंबर डबल नहीं होते हैं माइटोसिस में। जब हम एस फेज में जाते हैं तो सिर्फ डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम चलते हैं मियोसिस में, तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में पहले हम मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे। मियोसिस फर्स्ट में ऐसे ही जैसे यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, ऐसे ही वहाँ प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है, देखिए मियोसिस में ऐसी एस फेज में जा करके डीएनए और क्रोमोसोम दोनों डबल होंगे। तो जो हमारा 23 पेयर था वो कितना हो जाएगा, 46 पेयर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 पेयर हो जाएंगे। तो वापस से वही 46 पेयर जो है ऐसे ही आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे, और फाइनली वही होगा, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बन जाएंगे मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पे। जब मियोसिस 1 जो है जब ये कंप्लीट होगा तो 2 सेल बन चुके होंगे, 2 सेल बन चुके होंगे, ठीक है। दो सेल बन चुके होंगे। अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में वापस से क्रोमोसोम का सिंथेसिस नहीं होता है, क्रोमोसोम जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है ऐसे रहेंगे, और वापस से क्या होगा, ये अलग होंगे। अब इसमें देखिए क्या अलग होंगे, अब अभी तक तो क्या जो क्रोमोसोम के पेयर थे वो अलग हो रहे थे, लेकिन यहां पे क्या अलग होगा, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग होंगे। मैंने बताया था आपको क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के मिलने से बनता है। तो यहां पे तो क्रोमोसोम्स अलग हुए थे, लेकिन यहां पे क्या अलग होंगे, क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। 2 सेल बन गए, क्रोमेटिड्स अलग हो गए, ठीक है। ये क्रोमेटिड वापस से अपना क्रोमोसोम बना लेगा। तो ये चीज हुआ है। तो अब आप बताइए खुद ही कि आपको जो स्ट्रक्चर माइटोसिस में दिखाई दी थी वो किस में दिखाई दी, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? मिल गया सबको आंसर, मियोसिस 1 में, क्योंकि वहां पे भी क्या हुआ था, क्रोमोसोम के जो पेयर थे वो अलग हुए थे, क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो ऐसे भी पूछ सकता आपसे कि क्रोमेटिड्स
किस डिवीजन में अलग होंगे, माइटोसिस में, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? तो आंसर क्या चला जाएगा? मियोसिस 2। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच नीड्स इन दी कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे फोटोसिंथेसिस चैप्टर से लिया गया है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि कार्बन फिक्सेशन में कितने एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कार्बन फिक्सेशन जो होता है, आप उस साइकिल को किस साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है? रिकॉल कीजिए। हाँ, केल्विन के नाम से जाना जाता है। तो केल्विन साइकिल जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, तो क्या होता है? आरयूबीपी ये क्या होता है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इससे क्या होता है? एक CO2 आकर के जुड़ जाता है। CO2 कहाँ है? इन्वायरमेंट में है, जाहिर सी बात है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि कार्बन जुड़ रहा है इसलिए कार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसे। इस कार्बोक्सिलेशन के थ्रू 3-फॉस्फोग्लिसरेट PGA जो है ये फॉर्म होता है। ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये टोटल कितने कार्बन हो गए? ये आप ही बताइए। 5 कार्बन का RUBP और 1 कार्बन का CO2, तो टोटल 6 कार्बन। जबकि PGA जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 में, तो उसके कितने बन जाएंगे? 2। तो यहां 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि CO2 आकर के RUBP से जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रिडक्शन। उसे रिडक्शन बोलते हैं। और ये PGA जो होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो होता है ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है और ये ट्रायोज फॉस्फेट लास्ट में जाकर के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, और फिर वापस से ये RUBP का रीजेनरेशन होता है। ठीक है, RUBP का रीजेनरेशन होता है। RUBP का रीजेनरेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है, यहाँ पे जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट का ट्राइज फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, जहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या होता है? एक तो ATP खर्च होता है और एक NADPH ये खर्च होते हैं। ATP खर्च करके क्या बनाएगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और NADPH खर्च होकर के क्या बनाएगा? NADP प्लस। ठीक है, ये बनाते हैं। तो ये खर्च होता है। ये कब खर्च होता है? जब एक PGA एक ट्राइज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने PGA हैं? 2। तो 2 में कितने खर्च होंगे? 2 ATP और 2 NADPH। ठीक है, ये एक PGA को ट्राइज फॉस्फेट में रिड्यूस होने के लिए एक ATP और एक NADPH की जरूरत पड़ी है। तो 2 में कितने की जरूरत पड़ जाएगी? 2 ATP और 2 NADPH। इसी तरह से जब रीजेनरेशन होता है RUBP का, तो एक ATP खर्च होता है। ठीक है, एक ATP खर्च होता है। तो अगर मैं पूरे साइकिल की बात करूं, तो पूरे साइकिल में क्या हो रहा है? 2 ATP और 1 ATP, मतलब 3 ATP खर्च हो रहे हैं। 3 ATP और कितने NADPH खर्च हो रहे हैं? 2। तो कितना टोटल खर्च हो गया एक साइकिल में खर्च हुआ 2 ATP और 3 ATP और 2 NADPH। अब ये खर्च हो गया। अब आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल कितनी बार चलता है? जब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्बन फिक्सेशन, तो कार्बन फिक्सेशन पूछा गया मैं, तो जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? यही साइकिल 6 बार चलता है। यही जो ये केल्विन साइकिल है, ये साइकिल केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, ये 6 बार चलता है।
तो अगर हमसे पूछा जाए ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कितने एटीपी और कितने एडीपीएच की जरूरत होगी, तो इसी साइकिल को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ग्लूकोज में आप जानते हैं C6H12O6 मतलब 6 कार्बन होते हैं, यहाँ तो एक ही कार्बन का फिक्सेशन हुआ है, तो ऐसे ही 6 बार होना पड़ेगा तब जाके C6H12O6 बनेगा। ठीक है, C6 है इसीलिए 6 बार 6 CO2 का हमें फिक्सेशन करवाना है। तो एक बार में जब इतना खर्च हुआ तो 6 बार में कितना खर्च होगा, तो मल्टीप्लाई इंटू 6 कर दीजिए, तो 18 ATP और 12 NADPH का जो है खर्च वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है ए सेल हैव OP इक्वल टू 14 बार, TP इक्वल टू 9 बार एंड बी सेल हैव OP इक्वल टू ए सेल का OP क्या है 14 बार और TP क्या है 9 बार। ठीक है, और बी सेल का OP क्या है 16 बार और TP क्या है 14 बार। तो वाटर का मूवमेंट पूछ रहा है किधर से किधर की तरफ होगा, तो जानते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, DPD, क्योंकि हाई DPD टू लो DPD वाटर का मूवमेंट होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों होता है हाई DPD टू लो DPD। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि DPD कैसे निकालेंगे। तो DPD निकालने का फॉर्मूला होता है OP माइनस TP, ऑस्मोटिक प्रेशर और माइनस टारगेट प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब एक सेल में जब वाटर एंटर करता है एक सेल से दूसरे सेल में, या फिर बाहर से किसी बाहरी इन्वायरमेंट से सेल में जब वाटर अंदर जा रहा है एंटर कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए जितना उसे प्रेशर लगाना पड़ता है, जो उसकी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसे रोकने के लिए जो उस मेम्ब्रेन को जितना उस पर फोर्स लगाना पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और टर्जिड प्रेशर तो जानते हैं जो सेल को फ्लजिड ना होने दे, है ना, सेल को, तो वो प्रेशर कहलाता है टर्जिड प्रेशर, जो उसके सेल वॉल पे लगता है। ठीक है, जो उसके वॉल पे लगता है उसे टर्जिड प्रेशर कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, DPD। DPD क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे दोनों सेल का, DPD A का भी और B का भी। तो इसका जब निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 और इसका कितना आ जाएगा 16 माइनस 14। ठीक, ये आया 2, ये आ गया 5। ठीक है, तो हाई DPD क्या हुआ ये, और लो DPD क्या हुआ ये। तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, A से B की तरफ। क्यों होगा, DPD मतलब यूं समझिए, DPD होता है पानी की चाहत, जिसका DPD ज्यादा उसको उतनी प्यास लगी है, यही समझिए। जिस सेल के पास जितना कम पानी होगा उसका DPD उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आपको अगर ज्यादा प्यास लगी है तो आपका DPD ज्यादा हुआ, किसी को कम प्यास लगी है उसका DPD कम हुआ। तो यूं समझिए DPD मतलब प्यास। ठीक है, तो A की प्यास ज्यादा है B से, सॉरी, तो जो वाटर का जो फ्लो होगा वो लो DPD टू हाई DPD होगा। ठीक है, वाटर का जो फ्लो होगा वो लो DPD टू हाई DPD होगा। जिसको कम प्यास लगी है तो ये जो फ्लो होगा वो B से A की तरफ होगा। ठीक है, ये जो फ्लो होगा वो B से A की तरफ होगा। मैंने आपको एक लाइन पहले हाई टू लो बोल दिया था क्योंकि जल्दी जल्दी में हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये जो वाटर का फ्लो है वो लो DPD टू हाई DPD होगा, क्योंकि DPD क्या होता है, मैंने क्या बताया, वो DPD होता है प्यास। तो जिसे कम प्यास लगी और जिसे ज्यादा प्यास लगी, तो समझिए पानी का बोतल कौन उठाएगा, कौन किसको देगा, दोनों के पास पानी है, तो जिसको ज्यादा प्यास लगी तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं देगा, जिससे कम प्यास लगी है वही अपना पानी दूसरे को देगा। तो वही बात है, इसको प्यास कम लगी है, इसको ज्यादा लगी है, तो इसीलिए इसका DPD कम है, इसलिए इसको प्यास कम लगी है, इसका DPD ज्यादा है इसलिए इसको प्यास ज्यादा लगी है, तो ये अपना पानी इसको देगा। इसलिए वाटर का ट्रांसफर जो है वो B सेल से A सेल की तरफ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, इन एन एक्सीडेंट ए मैन
loses his visibility, then what area of his brain will affected। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, ऑप्शन सेकंड हमारा मिड ब्रेन, ऑप्शन थर्ड है हमारा हाइंड ब्रेन, ऑप्शन फोर्थ है हमारा नन। तो सबसे पहले देखिए जो विजिबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? आंखों के कारण। तो आंख के कारण हम देख पाते हैं, लेकिन उसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। तो हम चलते नर्व के पास, नर्व से हम किसके नर्व को पकड़ते हुए आप कहाँ चलेंगे? लोब के पास, जहाँ से वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो विजिबिलिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब उसे कंट्रोल करता है। तो ऑप्टिक लोब जो है, अब हमें ये देखना है कि ऑप्टिक लोब का क्या कोई एग्जाम्पल है यहाँ, क्या कोई ऑप्शन है यहाँ? जी नहीं, ऑप्टिक लोब का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे थोड़ा और दिमाग लगाना होगा, मुझे ये देखना होगा कि ऑप्टिक लोब कहाँ पाया जाता है। तो मैंने देखा कि फोर ब्रेन में ऑप्टिक लोब, जी नहीं, फोर ब्रेन में तो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ऑप्टिक लोब तो नहीं होता। फिर मैं चलता हूँ मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होता है। फिर आइए हाइंड ब्रेन में भी ऑप्टिक लोब नहीं होता है। तो विजिबिलिटी जो है वो किसके कारण होती है? ऑप्टिक लोब के कारण। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? मिड ब्रेन, क्योंकि ऑप्टिक लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन। तो इसी के साथ ही ये पांचों के पांचों क्वेश्चन खत्म हुए, और मैं आशा करता हूँ कि इस पांचों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं ये भी जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।